फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया है। बजट भाषण उनका 1.5 घंटे का रहा और उसमें कई नई चीज़ों पर बल दिया गया है। आइए इन्हीं बारीकियों को समझते हैं। मैं हूं अमित और यहाँ स्टूडियोज़ में चर्चा के लिए मेरे साथ हैं रोहित वैद। नमस्कार रोहित जी, आप बिजनेस एडिटर हैं आईएनएस में, और साथ ही रजत मोहन हमारे साथ हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपका स्वागत है रजत। तो रजत जी, पहला सवाल आप ही से करूँगा कि मोटे तौर पे आप बजट को कैसे देखते हैं? मोटे तौर पे बजट पे जो भी चेंजेस हुए, वी सी लॉट ऑफ चेंजेस फॉर आई विल से बिग इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट्स, जहाँ पे द हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज हैज बीन लिमिटेड टू फ्रॉम 37% टू 15%। अच्छा। एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन था कि विल इम्प्रूव द टैक्स स्लैब्स, जहाँ पे एक 2.5 लाख, 5 लाख, 7 लाख कमाने वाला आदमी है उसको कुछ राहत मिलेगी। वो सब राहत बजट स्पीच में नहीं नजर आई। सिमिलरली सेक्शन 80C की कुछ डिडक्शन है, वी वर थिंकिंग कि जिसका 1.5 लाख का टर्म लिमिट है बढ़ा के 3 लाख, 4 लाख, वैसा कुछ बेनिफिट इंडिविजुअल्स को नहीं मिला, आम आदमी को नहीं मिला। और आपके ओपनिंग कमेंट्स क्या रहेंगे रोहित? जैसे कि हमने कल भी बात की थी आईएनएस टीवी पे कि बजट के मेन फोकस एरियाज क्या होंगे, एंड पेंडेमिक चल रहा है। पेंडेमिक वजह से जितनी प्रॉब्लम्स हुई, तो क्लियर थी शुरुआत से कि केपेक्स जो कैपिटल का टारगेट एफएम ने आज दिया है, अराउंड 9.2% का जो ग्रोथ का टारगेट दिया है, ये वहीं से ही आने वाला है। तो पिछली बार जैसे 5.5 लाख करोड़ था कैपेक्स, उसे बढ़ाया गया उससे 35%। तो बेसिकली अगर मैं एक वर्ड में इन सबको सम अप करूं, सबसे एक्साइटिंग चीज इस बजट की रही है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। बेसिकली जो सरकारी इन्वेस्टमेंट होती है केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर 35.4% तक के उन्होंने बढ़ाया है। 5.54 लाख करोड़ जो पिछले साल उन्होंने दिया था, अच्छा। इस साल 7.50 लाख करोड़ है। अच्छा। एंड इफेक्टिवली उन्होंने बताया है कि 10 लाख करोड़ के आसपास का ये रहेगा। तो ग्रोथ के ऊपर ही फोकस है। जैसे कि पहले भी हम लोग ने बात की हुई है कि जब से ये सरकार आई है 2019 से, 3 साल इस सरकार के पेंडेमिक से लड़ने में जा चुके हैं। तो ये एक ऐसा बजट, ये एक ऐसा मौका था जहां पे एफएम के पास अपने आप को, खैर मैं ये नहीं कहूंगा प्रूव करने का मौका था, पर सरकार को कुछ वापस ग्रोथ पे एक इम्प्यूटस डालने का मौका था, और वही उन्होंने किया। 75th इंडिपेंडेंस जो ईयर की जिसकी बात कर रहे हैं, इससे आने वाले 25 साल में क्या भारत होगा, कैसे भारत होगा, अर्बन डेवलपमेंट कहां पे होने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेशन कहां पे होने वाली है, एक तो उन्होंने उस पर ध्यान दिया। 4 एरियाज बताए हैं प्रायोरिटी के, जहां पे उन्होंने गति, शक्ति और बाकी और चीजें भी थी उसके अंदर, जिसमें उन्होंने पर्टिकुलरली अपना फोकस एरिया उन चीजों को रखा है। और मेरे हिसाब से ऑल इन ऑल, चाहे टैक्स रिलीफ में लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीद होगी, थोड़ी बहुत उम्मीद टूटी भी होगी लोगों की, बट ऑल इन ऑल ये ग्रोथ को लेते हुए, इंडिया की इमेज को लेते हुए, कि फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी को आप कैसे सस्टेन करने वाले आने वाले साल में, और फिस्कल डेफिसिट को कैसे मेंटेन करने वाले आने वाले साल में, सब चीजों को लेके एक वेल बैलेंस्ड बजट मेरे को ये दिखाई दिया। ओके, वेल बैलेंस्ड बजट है, इन्वेस्टमेंट पे फोकस है और ग्रोथ बजट हम कह सकते हैं। रजत, डायरेक्ट टैक्स के लिहाज से बताइए, डिजिटल करेंसी आई है और उस पर जो टैक्स है वो भी कैसे इम्पैक्ट करेगा? हाँ, तो फॉर दिस बजट आई सपोज people were expecting कि there will be clarity with regard to digital currencies, right? So now अभी वो clarity मिल गई है कि digital currencies buy and sell would be taxed at the rate of 30%, और जितना आपने इन्वेस्ट करा सिर्फ उसी का डिडक्शन मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है इन अ बिजनेस, सो इफ आई एम रनिंग अ बिजनेस, तो उसमें मैंने सैलरीज भी पे करता हूँ, सामान खरीदता हूँ, बेचता हूँ, सो देयर इज अ कॉस्ट ऑफ परचेज विच विल बी रिड्यूस, देयर इज अदर ओवरहेड सैलरी विच इज नॉर्मली रिड्यूस्ड इन अ बिजनेस, राइट? बट फॉर डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी एसेट, उन्होंने बोला हम सिर्फ एक ही खर्चा अलाउ करेंगे जो कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, एंड द बैलेंस वुड बी टेकन एज अ प्रॉफिट, जिसको 30% पे टैक्स करा जाएगा। उदाहरण से समझाइए, मान लीजिए कोई एक निवेशक क्रिप्टो करेंसी खरीदता है 1 लाख की, राइट, फिर और उसको बेचता है 1.5 लाख रुपए की, ठीक है, तो 50,000 उसका ग्रॉस मार्जिन हो गया, जिसको हम बोलेंगे ग्रॉस मार्जिन, ठीक है। उसके बट उसको करने के लिए उसने एक भी ली है, कंप्यूटर भी है, इंटरनेट भी है, 2 लोग रिसर्च के लिए भी रखे हैं, उनकी भी सैलरीज इनकर हो रही हैं, समझिए 10,000 रुपए टोटल ओवरहेड।
तो नेट प्रॉफिट जो उसने बनाया वो है 1.5 लाख माइनस 1 लाख माइनस 10,000, यानी कि 40,000 उसका प्रॉफिट है, जिसपे नॉर्मली उसको टैक्स पे करना चाहिए एज पर इनकम टैक्स लॉ। बट ये स्पेसिफिक लॉ रहेगा जहां पे सिर्फ 1.5 लाख माइनस 1 लाख यानी 50,000 पे 30% के दर से टैक्स देना है। तो उसको 50,000 पे 15,000 रुपए टैक्स 15,000 रुपए टैक्स देना है, अगर 40,000 पे टैक्स नहीं देना। उसको नुकसान अगर हुआ इसमें तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है। और वो कैरी तो फॉरवर्ड अगर उसने 1.5 लाख का एसेट खरीदा और बेचा 1 लाख रुपए का, तो उसको टैक्स नहीं देना है, कैरी फॉरवर्ड नहीं है, सेट ऑफ नहीं है। इट्स मोर लाइक अ स्पेकुलेशन बिजनेस, उन्होंने इस तरीके से उसको डील करा है। ट्रेडिशनल करेंसी तो हमें पता थी, डिजिटल करेंसी हो गया भारत की। आरबीआई इसको लॉन्च करेगा। एक्चुअली में ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज है जो गया है, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग सुनते हुए आ रहे थे कि आरबीआई ने अपोज किया है क्रिप्टो करेंसीज को, अब आरबीआई खुद इसमें जाने वाला है। तो एटलीस्ट एक पॉलिसी के हिसाब से हमें क्लियर रोड मैप मिला है। यहाँ से भारत में ऐसा कहा जाता है कि इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी, ऐसा कहा जाता है, कुछ एस्टिमेट्स हैं जो ऐसा कहते हैं। एंड इसकी वजह से एक फियर भी था कि अगर जो वॉलेटिलिटी आती है क्रिप्टो करेंसी में, उससे कौन इनको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि इसका कोई रेगुलेटर तो है नहीं हिंदुस्तान के अंदर। तो इसी वजह से अगर आरबीआई भी एक डिजिटल रुपी के साथ आ रहा है इसमें, एक तो पहला तो एक वो पॉइंट हो गया कि एक पॉलिसी क्लैरिटी दी गई है यहाँ पे। जो दूसरा पार्ट है इसी के अंदर, जो टैक्सेशन के बारे में बताया है कि इससे पहले तो कोई टैक्सेशन इसके ऊपर था नहीं जी। और अब एक मेरे को जितना पता लगा है कि लॉटरी में भी जो 30% का जो टैक्सेशन लगता है, वही अगर जब इसमें लगाया जा रहा है, तो आप एक गवर्नमेंट का माइंडसेट आप अगर देखें तो वो चाहती है कि रादर देन, एंड ऐसा मेरा मानना है, ये उन्होंने बोला नहीं है उतने सारे वर्ड्स में वहां पे, बट वो चाहते हैं कि आप अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट भी करें तो आप आरबीआई के क्रिप्टो में एक डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करें, किसी और में भी करेंगे, जैसे आरबीआई पे भी वो शायद तक कि आरबीआई की डिजिटल रुपये पे भी 30% लगाएंगे, ऐसी बात नहीं है, वो कोई भी रेवेन्यू का मिल रहा है, बट वो इस चीज को प्रमोट उस हिसाब से नहीं करना चाहते जिस हिसाब से दूसरे एसेट क्लासेस को शायद तक के थोड़ा बहुत एलटीसीजी पे मेरे हिसाब से उन्होंने 15% की भी बात की है, फ्रॉम 30% टू 15%। ये पॉइंट बताइएगा रजत जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बदलाव है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नॉर्मली मैं जो आपसे शुरू में भी कह रहा था, बड़े निवेशक जो होते हैं उनके ऊपर एक सरचार्ज लगता है। एक पर्टिकुलर इनकम को जब वो क्रॉस करते हैं तो सरचार्ज 37% का लगता है, 37%। तो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने गोइंग फॉरवर्ड क्लैरिटी दी है कि ये जो हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ सरचार्ज है ऑन एलटीसीजी, इट विल बी रिड्यूस्ड और इट विल बी कैप्ड टू 15%, यानी 37 की जगह 15% सरचार्ज, टैक्स रेट नहीं, पर काफी रियायत है फिर भी बहुत बड़ी। तो मैंने आपसे यही बोला कि जो बड़े निवेशक हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनका इतना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कई बार 100 करोड़ होता है, 500 करोड़। वे स्टार्टअप्स है, व्हेन यू हैव सीन सो मेनी स्टार्टअप्स मेकिंग ह्यूज मनी, तो उसमें 37% सरचार्ज, टैक्स के ऊपर सरचार्ज, वो कैप कर दिया 15%। पर हमें जो उम्मीद थी सिक्योरिटीज में कि शायद एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हट जाए, वो नहीं हुआ। वो भी नहीं हुआ और मतलब उससे ज्यादा हमें उम्मीद थी कि स्लैब्स बढ़ा दिए जाएंगे, एटीसी की डिडक्शन बढ़ा दी जाएगी, कुछ मेडिकल क्लेम के लिए आपका रिलीफ जो है डबल कर दिया जाएगा, वो कुछ भी नहीं हुआ। सो इंडिविजुअल्स के लिए, मीडियम सेगमेंट के लिए कुछ रियायत नहीं है। और जो टैक्स स्लैब हमारे थे रोहित, वो जस के तस हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं। पर अगर इतनी ग्रोथ जितनी आपको चाहिए और इतना केपेक्स जब आप लगा रहे हैं, तो वो पैसा आने कहां से वाला है? ये बड़ा सवाल है, कहां से आएगा पैसा? आपकी उतनी तो आमदनी है ही नहीं जितना आपका खर्चा, जैसे वो दैट ओल्ड सेइंग जैसे जाती है, बट रुपया उस हिसाब से आपके, तो फिर आपको डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आ सकता है क्या, एसेट मोनेटाइजेशन से आ सकता है? देखिए ये दो एरियाज है ऊपर, हालांकि इस बजट में कुछ खास मिला नहीं है, बट फाइनेंस मिनिस्टर ने शुरुआत में ही बोल दिया था, जैसे हम लोगों ने कल भी इस पे बात की थी, कि शी विल बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द फैक्ट कि एयर इंडिया का डाइवेस्टमेंट हो। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने एक स्टील मेकर की भी बात की थी जिसका डाइवेस्टमेंट के बारे में कल अनाउंसमेंट हुई थी, टाटा स्टील ने उसको भी खरीदा, नीलाचल इस्पात। एंड तो इन दो चीजों को लेके हमें ऐसा लग रहा था कि जो नेशनल मॉनेटरी पाइपलाइन है उसके अंदर और ज्यादा एसेट्स आएंगे, और हमें ये भी लग रहा था कि और कोई बड़ी कंपनी का नाम आएगा। बट आप इसमें देखिए, उन्होंने LIC के बारे में क्लियरली बोला है कि मार्च तक के इसका भी
आईपीओ आ जाएगा। तो उसका असर क्या पड़ेगा? एलआईसी का आईपीओ अगर आता है, उसका आपको क्या असर दिखता है बाजार उसका में? असर ये है कि आपका फिस्कल डेफिसिट का जो रिवाइज टारगेट है वो 6.4 से 6.9 गया है। तो इसके अंदर यानी कि आपका जो बोरोइंग है मार्केट से, क्योंकि आप उतने तो कमाते ही नहीं है जितना आप खर्च रहे हैं, तो अब जो वो गैप को फिलअप करना है उसको, तो उतना आप बोरो कर रहे हैं मार्केट से। अब आप बोरो पे बोरो किए जा रहे हैं, तो इन अ वे फिस्कल डेफिसिट को कंटेन भी तो करना पड़ेगा। आप कर्जे में थोड़ी ना जी सकते हैं कि आज के लिए आप आने वाले कल के ऊपर आपका कर्जा लिए जा तो रहे आप कहेंगे लॉन्ग ओवर ड्यू है ये लॉन्ग LIC का ओवर IPO? लॉन्ग ओवर ड्यू तो एलआईसी वो भी है, बीपीसीएल का भी होना था। बीपीसीएल शायद तक अगले साल होना है, इसी वजह से उन्होंने शायद तक डाइवेस्टमेंट की और कोई बात नहीं की, क्योंकि अगर वो बात होती तो फिर उसमें बीपीसीएल भी पिछले आता। साल की जो सूची है वही पेंडिंग चल रही है, वही इसी साल शायद फिर बहुत accomplish सारे एक्सपर्ट्स ने आईएनएस को भी बोला है और हमारी स्टोरीज भी हैं इसके ऊपर कि आपने जो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान बनाया है, आप इसको इम्प्लीमेंट ठीक से कीजिए। आपके पास सारे एसेट्स हैं उसके अंदर जो आने वाले FY25 तक के रहेंगे, एंड उसी चीज को आप प्रॉपरली इंप्लीमेंट कीजिए पहले। और काफी बड़ा रेवेन्यू है एसेट मोनेटाइजेशन, 6 लाख करोड़ रुपए की बात है अगले 3-4-5 देखिए पर आजकल में भी नहीं, आने पिछले काफी सालों में आपने नोटिस किया होगा कि बजट के अलावा भी बहुत सारे फाइनेंशियल अनाउंसमेंट्स होती हैं पूरे साल भर में। जैसे पीएलआई की जितनी भी स्कीम्स थी वो बजट में थी नहीं, वो बजट के बाद ही आई हैं। तो क्या पता कि फ्यूचर में वो इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से बात करें जब थोड़ा सा पॉलिसी क्लैरिटी और आए इसके ऊपर। पर आप देखिए उन्होंने और किन किन चीजों पे बात की है। किसान ड्रोन पे उन्होंने बात की है, उन्होंने अराउंड मेरे हिसाब से 400 नई ट्रेनों के ऊपर बात की है, उन्होंने अर्बन मॉडर्नाइजेशन के ऊपर बात की है, ईवी बैटरी स्वैपिंग का एक पॉलिसी लाने पे बात की है, ईज ऑफ लिविंग 2.0 के ऊपर बात की है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बात की है। एक नई पॉलिसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो पहले से चल रही है, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। फिर आप देखिए 5G के ऊपर बात की है। तो जहां जहां पे मेरे हिसाब से उनके पास भी एक पॉलिसी क्लैरिटी थी कि हम यहाँ पे प्रोग्रेस कर सकते हैं, उन्होंने वहां पे किया है। डाइवेस्टमेंट पे उन्होंने शायद तक पिछले साल कुछ ज्यादा ही बड़ी अनाउंसमेंट्स कर दी थी, तो इस साल मेरे हिसाब से उनको इतना ना इंटरेस्ट भी होगा कि वो पहले चाहेंगे कि वो उसको इंप्लीमेंट करें। बिल्कुल, और उस सूची में 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का भी उल्लेख था 1 फरवरी 2021 को। तो देखते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट इस साल नए साल में कैसे जाता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो टैक्स स्लैब में तो कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन ड्यू डेट की रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न और उसके बाद अब रजत अपडेटेड रिटर्न। सो अपडेटेड रिटर्न कुछ ऐसा नया प्रोविजन आ रहा है जिसमें इफ अ टैक्स पेयर फाइंड्स अ मिस्टेक हिमसेल्फ, तो वो कहते हैं कि एडजुडिकेशन प्रोसेस में, ढूंढने में, निकालने में इट टेक्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड देन मेनी पीपल गो इन फॉर अपील। सो रादर देन टू कट डाउन इट, आपको गलती मिली, आप गलती अपनी रिटर्न खुद रिवाइज कीजिए असेसमेंट ईयर खत्म होने के 2 साल के बाद। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 31 मार्च 22 की रिटर्न जो है 31 मार्च 23 प्लस 2 साल और, यानी कि 31 मार्च 25 तक आप खुद ठीक कर सकते हैं। एक तरह से 3 साल हो गए, 1 साल तो है ही, 2 साल और, एक तरह से 3 साल हो गए। आप खुद टैक्स पे कीजिए, इंटरेस्ट पे कीजिए और अपडेट कर दीजिए। टैक्स और इंटरेस्ट है या कुछ पेनल्टी भी हो सकती है? सो दैट इज सो देयर विल बी नो पेनल्टी। यस, अच्छा, इफ देयर इज अ पेनल्टी देन देयर इज नो बेनिफिट। बट फिर ये इनकरेज तो नहीं कर रहे आप कि कई लोग बिलेटेड रिटर्न के बाद भी अपडेटेड रिटर्न ही भरें? तो बहुत लोग ऐसे होंगे, टैक्स नहीं होगा तो वो बाद में डिस्क्लोज करेंगे और अपडेटेड रिटर्न भर देंगे। तो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। हाँ, अब इसके बाद क्या होगा, जब ये चल पड़ेगी स्कीम तो उसके बाद आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे 1 साल के बाद कि अच्छा इंटरेस्ट रेट सेम है तो ऐसा करो इंटरेस्ट रेट 24% कर दो। So that is why we see lot of amendments every year ना, we keep on improving। जी बिल्कुल। पीएलआई का आपने जिक्र किया था और पिछले साल जब बजट आया और आपने कहा उसके बाद कई मिनी बजट आते हैं, तो अभी हमने देखा है 13 सेक्टर उसमें थे और आज वित्त मंत्री ने कहा कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को खासतौर पे बढ़ावा मिला है। तो आज क्या उसका फिर कुछ दायरा बढ़ा है पीएलआई का? मेरे हिसाब से उन्होंने पीएलआई को एज अ स्प्रिंग बोर्ड यूज किया है आगे बात करने के लिए वो सारे सेक्टर्स के ऊपर जिनके ऊपर हमने अभी बात की, कि जैसे उन्होंने इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया है डेटा सेंटर्स को, और जहां पे आपका जो बैटरी ईवी की जो चार्जिंग फैसिलिटीज को जो लोग बनाते हैं उनको इंडस्ट्रियल स्टेटस देने की बात की है। उन्होंने वहीं पे ही पीएम गति शक्ति के अंदर बहुत सारे और इंडस्ट्रीज की भी बात की है। एमएसएमईज के लिए जो इन्होंने ये लोन का प्रोविजन रखा था उसको बढ़ाने की बात की है।
अच्छा। तो इस बार पीएलआई के ऊपर एज सच मेरे हिसाब से सोलर पे आया था शायद तक, कि सोलर पे उन्होंने सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर कुछ बात की है, Okay. बट एज सच इतना विस्तार से उन्होंने कुछ ज्यादा दिया नहीं है। शायद तक आने वाले वक्त में वो और ज्यादा इसके ऊपर सेक्टर्स के ऊपर वो बात करें। जी। बात मोटी मोटी बात जितनी दिख रही है वो ये है कि जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं, जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं, आखिरी में एक एक्सरसाइज का भी उन्होंने जिक्र किया है कि अनब्लेंडेड फ्यूल जिसमें एथेनॉल शायद तक नहीं मिला होगा, उसके ऊपर 2% की एक्स्ट्रा एक्साइज आपको 1 अक्टूबर 2022 से देनी पड़ेगी। अच्छा। इसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। इनडायरेक्ट टैक्स पे है, क्योंकि हमने देखा है 1 जुलाई 2017 जब से जीएसटी आया और इस साल जीएसटी 5 साल पूरे कर लेगा, तो जीएसटी का सारे प्रावधान तो अब जीएसटी काउंसिल देखते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स में कोई बड़ी घोषणा हुई है आज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा, मतलब स्पीच में ऐसा कुछ भी नहीं था कि, बट ऐसा लग रहा है कि कस्टम ड्यूटीज जो होंगी वो कुछ रिड्यूस करी जाएंगी इन अकॉर्डेंस विद द पीएलआई स्कीम्स। अच्छा। और मोबिलिटी, केमिकल्स, Okay. जो हमारे वो 13 सेक्टर है उनको देखते हुए Okay. फाइन प्रिंट में और नोटिफिकेशंस में ऐसा लगता है कि कुछ इंपोर्ट के ऊपर ओके। जो एग्जम्पशंस थी वो फेज आउट करी जाएंगी, जो रॉ मटेरियल थे उनकी कुछ ड्यूटीज हो Okay. सकती, जी। बट स्पीच में ऐसा कुछ नहीं। ओके, कस्टम ड्यूटी रैशनलाइजेशन होगी। लेकिन हमने देखा वित्त मंत्री की स्पीच में सस्टेनेबिलिटी वर्ड आया, उन्होंने ग्रीन पुश की बात की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और रोहित इस बार जो रिपब्लिक डे का इनविटेशन कार्ड था और बीटिंग रिट्रीट का भी, वो इको फ्रेंडली कार्ड था। उसमें आंवला अश्वगंधा के बीज थे कि आप एक बार हो आए समारोह, वापस आके उसे गमले में या कहीं सॉइल में लगा दें तो ये आंवला अश्वगंधा के पौधे हो जाएंगे। आपको लगता है ये जो ग्रीन पुश है, सस्टेनेबिलिटी, ये एक बहुत जरूर अब एक अहम फैक्टर बन गया है बिजनेसेस में? देखिए, ईवी को लेके जो जितनी बात हो रही है, क्योंकि ईवी एक मेन स्टेट पॉलिसी है उस ग्रीन पुश को लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। एंड ईवी के ऊपर आज इन्होंने क्या बात की है कि ईवी स्वैपिंग की जो एक पॉलिसी है वो ये लेके आएंगे, क्योंकि ईवी में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो चार्जिंग की आती है। तो पहले आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं, इतना बड़ा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं जितने ज्यादा आपके पेट्रोल पंप का जो नेटवर्क है वहीं पे ही आप अगर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने आज बैठेंगे तो पता नहीं 10 या 20 साल तक आपको लगेगा वहां तक पहुंचने में। तो बैटरी स्वैपिंग एक किस्म का एक शॉर्टकट है इसके लिए, जो मास ट्रांसपोर्टेशन में या एटलीस्ट आपके ऑटो रिक्शा तक में आपके उसमें यूज होता है। तो दैट वाज रिक्वायर्ड, तो उसके ऊपर उन्होंने जरूर बात की है। हालांकि इंडिया ने भी एक स्पेसिफिक टारगेट रखा है नेट एमिशंस को अपने जीरो ले जाने का, और ये उसी की दिशा में वो लोग काम करेंगे। आपका ग्रीन पुश की जहां तक के बात है, तो जितनी भी नई टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर भी आज बात हुई है, या जितना भी वो पॉलिसी के हिसाब से उसको प्रमोट किया जा सकता था, वहां पे उन्होंने बोला है कि हम इन सब चीजों को करेंगे। इसके अलावा मेरे हिसाब से तो जितना फ्यूल, जो अनब्लेंडेड फ्यूल के ऊपर मैंने आपको एक्साइज के बारे में एक उसका भी एग्जांपल दिया था, तो उन सबको मिला के ऑब्वियसली जो ग्रीन एलिमेंट था ये पहले के बजट्स में नहीं होता था, ये इस बार के बजट, पिछली बार के बजट में था। तो अब आप ये दिस इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ फीचर जो आपको हर आने वाले बजट में भी मिलेगा। They come out with these disclosures कि जहां पे इकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारा क्या होगा, सोसाइटी के ऊपर हमारा इम्पैक्ट क्या होगा, गवर्नेंस के ऊपर हमारा इम्पैक्ट क्या होगा। तो इन चीजों इज द मेन कंट्री, तो ये इस चीज को मिस आउट नहीं करेगा। जी बिल्कुल। और बजट जब बनता है तो यकीनन रेवेन्यू बजट पे सबसे पहले ध्यान जाता है कि आखिरकार सरकार मुहैया कहां से कराएगी राजस्व, और वो टैक्स से ही आता है। हमने देखा पिछले साल 15-16 लाख करोड़ राजस्व था, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स मिलाकर। इस साल टैक्स कलेक्शंस दोनों में बढ़े हैं। और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो था वो भी आई सपोज काफी अच्छे दर पे बढ़ा है। अच्छा, मार्केट्स 60,000 टच कर रही है, अप डाउन चल रही है, बट आई फील इन्होंने बताया 1.5 लाख करोड़ जनवरी में तो रिकॉर्ड हो गया, 1.4 लाख करोड़ का हाईएस्ट है। और जीएसटी के अंदर 14% रेवेन्यू ग्रोथ प्रॉमिस करी गई है काउंसिल के द्वारा सारी स्टेट्स को। तो आई थिंक वी आर ऑन अ ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जहां पे सब नंबर्स बढ़ते रहेंगे आगे। आई फील सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स काफी अच्छा कलेक्शन आएगा गोइंग फॉरवर्ड। और डायरेक्ट टैक्सेस क्योंकि कॉर्पोरेट्स को राहत इतनी मिल रही है, इन्वेस्टमेंट लिंक स्कीम आ रही है, मार्केट्स इंक्रीज कर रही है, तो कॉर्पोरेट लेवल पे जो हमारा टैक्सेशन है वो भी बढ़ेगा। एसटीटी को डायरेक्ट टैक्स में ही काउंट करते हैं? एसटीटी को डायरेक्ट टैक्स में। तो जो राजस्व में हमने देखा टैक्स
नॉन टैक्स में जैसे डिविडेंड आता है, डिसइन्वेस्टमेंट की बात, क्या इनोवेटिव फाइनेंसिंग हो सकती है? जो 5G की बात की है, क्या वो भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा फिर? और सबसे बड़ा सोर्स मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के लिए इस होने वाला है, बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट होने वाला है। 2 बैंक के नहीं शायद तक के इस साल 31 मार्च तक के वो रहेगा आपका। पर एक और जो चीज है वो ये है कि इतनी जो लेवरेज जो दी जा कॉर्पोरेट सेक्टर को, इतनी ज्यादा जो टैक्स कंसेशन दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं? इसलिए दिए जा रहे हैं कि जो प्राइवेट कैपिटल है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, वापस आए, एंड इसको ट्रिगर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। क्योंकि देखा गया है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है दैट इज मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इस देश की बहुत बड़ी समस्याओं में से एक है, स्पेशली पैंडेमिक के बाद एक है। एंड सब लोग यही चीज देख रहे हैं कि जैसे जैसे मेडिकल एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि ये शायद तक के पैंडेमिक का, दिस माइट बी द एंड ऑफ पैंडेमिक। तो पैंडेमिक के बाद अब आगे क्या? अब पूरा देश तो अब सिर्फ ये सरकारी पैसे पे या इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करने में नहीं चाहता, आपको कहीं ना कहीं पे आपको वो ट्रिगरिंग फैक्टर चाहिए कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आए वापस। तो शायद तक इसी वजह से उन्होंने इतनी ज्यादा एग्जामिनेशन और इतने ज्यादा वो प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को, कॉर्पोरेट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनसे वो गेन करने के लिए। 5G जहां तक के बात हुई है तो वर्ल्ड ने बहुत सारे देश हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, उन लोगों ने 5G अपने वहां पे ये जो टेक्नोलॉजी है इसको बहाल किया। तो इंडिया में भी वो होने की उम्मीद है। भी जितनी भी कंपनीज हैं, RGO एंड दूसरी वाली, they claim that they already have actually these kind of technologies, in-house technologies, and इसकी ट्रायल एंड टेस्टिंग भी चली है, एयरटेल ने भी की है कहीं कहीं कुछ शहरों में। तो आने वाले वक्त में 5G एंड इन सब से ऑब्वियसली रेवेन्यू गेन हो रही है। अब आपने एक बात थोड़ी देर पहले की कि बिलेटेड और इन सब के जो रिटर्न फाइलिंग्स के ऊपर, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इस वक्त कोई भी रेवेन्यू के स्ट्रीम को छोड़ने नहीं वाली है। उनको जहां पे भी मौका मिलेगा दे हैव टू गेन। अपने एडमिन कॉस्ट कम करते हुए कि आप खुद ही आ जाइए, वॉलंटरी खुद ही आ जाइए। एंड इनफैक्ट टैक्सेशन में भी जो रिफॉर्म्स की जो हम इतनी बार बात करते हैं कि एक इजी टैक्सेशन प्रोसेस होना चाहिए, ये उसकी तरफ भी एक इनके बढ़ते कदम है। राइट। तो पिछले साल जो एक मोटे तौर पे आंकड़े थे कि जी 35 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर बजट, 20 लाख करोड़ का आपका राजस्व और 15 लाख करोड़ की बोरोइंग, अब आने वाले फिस्कल की क्या तस्वीर है फिर? जीएसटी मुझे लगता है कि एक अच्छा, मतलब नंबर्स आई विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट, बट मुझे लगता है जीएसटी एक बहुत बड़ा एक पूल होगा जो इकट्ठा करेगा। और नेक्स्ट चैलेंज जीएसटी के अंदर ये आएगा कि सेस के बारे में क्या करती है सरकार, क्योंकि सेस जब जीएसटी के अंदर आया तो केवल 5 साल के लिए आया था, जो कि जुलाई 2022 में खत्म हो जाएंगे वो 5 साल। नाउ अब आई डोंट सी एनीथिंग इन बजट की वेदर दे वांट टू एक्सटेंड इट और नॉट, क्योंकि सेस जो है आपकी बहुत सारी चीज़ों पे, गाड़ियों पे, एसीज पे, बहुत सारी चीज़ों पे लगता है। तो उसका कलेक्शन अगर कम हो जाएगा तो फिर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने ही रेवेन्यू से देना पड़ेगा। अच्छा, तो गोइंग फॉरवर्ड जीएसटी वुड बी बिग कंपोनेंट, बट यस सेस नीड्स टू बी डिसाइडेड हाउ विल सेस वर्क। तो ये जो जीएसटी में सेस का कंपोनेंट जुलाई 2017 से आया था 5 साल के लिए, वो जुलाई 2022 में संपन्न हो जाएगा। As per the promises made Right. by the government when GST was there, सेस की जो फिगर थी केवल 5 साल के लिए ही लेजिस्लेशन था। बट अभी हमें नहीं लग रहा है कि एकदम से जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लेजिस्लेशन हटा दोगे तो गाड़ियों के ऊपर कईयों में 15% सेस है, 30% सेस है, तो वो जीरो नहीं हो सकता। तो अगर आज मान लो उसकी बात नहीं हुई, क्या आगे जीएसटी काउंसिल में फिर बात हो सकती है? जीएसटी काउंसिल में बात होनी चाहिए उसको, जैसे नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग है, वो प्रोविजन भी पहले 2 साल के लिए आया था, फिर 4 के लिए आया, 5 के लिए आ गया। तो ये सारे चेंजेस काउंसिल खुद ही कर रही है। कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, वहां कुछ बदलाव हुआ है? पर्सनल इनकम टैक्स में तो हमने देखा ज्यादा बदलाव नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स में सिर्फ 2 जगह सरचार्ज रिड्यूस हो गया है, और स्टार्टअप्स के लिए और जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हैं उनके लिए 1-1 साल का इनकॉर्पोरेशन और बढ़ा दिया गया है। अच्छा। सो पहले अगर आप स्टार्टअप थे आपको 100% इनकम टैक्स एग्जम्पशन थी। अच्छा। अगर आप मार्च 22 तक यू स्टार्ट योर इनकॉर्पोरेशन। अच्छा। अभी वो एक्सटेंड करके मार्च 23 तक हो गया है। ओके। सो ओवरऑल गुड बजट, very good budget, best budget? Overall good budget for corporates. I see कि now it is time for corporates to invest, private investment आना चाहिए, and they should create jobs, they should create employment. Okay. And next year probably slabs में कुछ रियायत होनी चाहिए, ATC में रियायत होनी। Final words, अगले फिस्कल ईयर की क्या तस्वीर दिखती है? तस्वीर ये है कि जैसे आपने पूछा, केपेक्स जो हमें पता है कि 7.5 लाख करोड़ तक का है, रेवेन्यू के हिसाब से एस्टिमेटेड इज अराउंड
22 लाख करोड़ Okay. एंड इनके खर्चे शायद तक के अराउंड 39 लाख So करोड़ it's के not आसपास 40, 42 that we were thinking will happen. नहीं, उतना नहीं है। एंड इनका जो फिस्कल कंसोलिडेशन का जो टारगेट है वो भी इस साल के ही टारगेट जितना, यानी कि इस साल जो अभी जो रिवाइज हुआ है 6.9, उससे जो पहले वाला था 6.4 उतने पे ही है। 6.4%. इट्स एट 6.4%। तो ये जो गैप आया है 22 एंड 39 के बीच में, दैट इज गोइंग टू बी द फिस्कल डेफिसिट फॉर दिस ईयर, बोरोइंग्स फॉर दिस ईयर। 6.4 अगर आप देखें तो इन्होंने काफी लूज अपना एक वो छोड़ा हुआ है, क्या क्या नाम है, टारगेट FY25 तक के इन्होंने बहुत लूज छोड़ा हुआ है ताकि ये ग्रोथ को सपोर्ट कर। मेरे हिसाब से फिस्कल पुश should be the main word for this particular budget कि इन्होंने फिस्कल पुश दिया। Okay. पर एक जो मेन जो मुद्दा एक जो हम लोग ने भी मिस कर दिया वो ये भी है कि जैसे जैसे यूएस फेड अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा ग्लोबली, यहाँ भी इंडिया बढ़ाएगा। को भी वो फॉलो सूट करना पड़ेगा। बहुत सारे सेक्टर्स जैसे ऑटोमोबाइल एंड हाउसिंग सेक्टर्स है जिन्होंने ये जो 10 साल के लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स हैं अभी, इसका काफी फायदा उठाया है लोगों ने। जब वो रेट्स बढ़ेंगे तब क्या होगा, तो जब उस चीज का भी जो नेगेटिव इंपैक्ट आएंगे वो ये केपेक्स खत्म करेगा। मेरे हिसाब से इसी वजह से भी ये केपेक्स को इन्होंने 35% इस बार बढ़ाया है। बट इट्स सच अ बैलेंसिंग एक्ट कि उन्होंने वही 6.4 फिस्कल डेफिसिट भी रखा है, केपेक्स भी बढ़ाया है, अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को भी इन्होंने बताया कि जीएसटी की रोबस्ट कलेक्शंस चल रही हैं अभी भी, और हम थर्ड वेव में भी हैं। तो थर्ड वेव से नेक्स्ट वेव तक के का ये बजट है, लाइक 100 इयर्स का जो इनका, लाइक 25 आगे जब भारत 100 साल की आजादी का अपना वो बना रहा होगा, तो जो उनकी जो जिसकी तस्वीर के जो फर्स्ट वो बेसिकली दर्शाता है ये वाला बजट। थैंक यू वेरी मच रोहित वैद, थैंक यू वेरी मच सीए रजत मोहन आकर आम बजट पे चर्चा करने के लिए। थैंक यू। तो चलिए आम बजट पर हम और बातचीत करते रहेंगे ताकि जो इसकी बारीकी है, इसके की टेक अवेज हैं, उसको हम सब घर परिवार समझ सकें। आइए जानते हैं कि और क्या खास बात रही आम बजट 2022-23 की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश की करोड़ों उम्मीदों का बजट पेश कर दिया। संसद भवन में सुबह 11 बजे उन्होंने टैबलेट पर डिजिटल बजट पढ़ते हुए अपने भाषण का आगाज किया। उन्होंने कहा कि ये बजट केंद्रीय बजट अमृतकाल के अगले 25 सालों का ब्लूप्रिंट है। आइए आपको बता दें इस बजट की खास बातें। 1486 अनुपयोगी कानूनों को खत्म किया। पीएम गतिशील परियोजनाओं को अगले 3 सालों में आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। किसानों के लिए बजट में कई घोषणाएं हैं। एमएसपी सीधे किसानों के खाते में जाएगी। गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलें अगले 3 सालों में चलाई जाएंगी। 60 लाख नई नौकरियां, गरीबों को 80 लाख घर। भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान। टीकाकरण अभियान की गति ने बहुत मदद की। पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय बजट में अमृतकाल के अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट।